नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है। जुड़ जाएंगे सभी और देखें जो आज का मॉक टेस्ट है। जी, जुड़ जाएंगे सभी, देखेंगे सभी। तो प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन के रूप में आप देख रहे हैं फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है: सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, बोरेक्स या सुहागा। अब आपको बताना है कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए किसका आपका प्रयोग किया जाता है। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे, बताएं फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप आंसर याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। क्या होगा आपका आंसर? सोडियम थायोसल्फेट। तो इसको आप याद रखना है। क्या आंसर होगा आपका? सोडियम थायोसल्फेट। तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का सोडा है। तो खाने का सोडा आपको बताना है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इनमें से आपको बताना है कि खाने का सोडा किसे कहा जाता है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं खाने का सोडा। तो खाने का सोडा आसान सा आपका क्वेश्चन है। खाने का सोडा किसको बोलते हैं? खाने का सोडा बोलते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट को कहेंगे आप NaSCO3। क्या बनेगा आपका? NaHCO3 या क्या बन जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, नीचे देख रहे हैं आप, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH। NaOH बन जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कास्टिक सोडा। NaOH क्या होगा आपका? कास्टिक सोडा। तो याद रखेंगे कास्टिक सोडा। और आपसे पूछे जी धावन सोडा क्या है? धावन सोडा अगर आपसे पूछा जा रहा है, धावन सोडा भी आप याद रखेंगे Na2CO3। क्या है? Na2CO3। ये क्या बन जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट को ही आप याद रखेंगे। क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा आपका धावन सोडा। तो ये तीन सोडा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। उसके बाद क्या है आप याद रखेंगे? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद क्या है आप? उसके बाद धावन सोडा। धावन सोडा क्या है आपका? Na2CO3। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा आपका? सोडियम कार्बोनेट। और उसके बाद क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। और NaCl क्या होता है आपका? ये होता है नमक। क्लियर हो गया? क्या होता है आपका? नमक। तो इनको इस क्वेश्चन के माध्यम से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने: वाष्पीकरण, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, पिघलना। इनमें से आप बताएंगे ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सब जानते हैं इसका आंसर। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। क्या होगा आपका? ऊर्ध्वपातन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1750 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो आप बताएं किसने आपकी आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? नंदराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। आप बताएंगे इनमें से किसने आपकी की थी आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना जब आप मैसूर पढ़ेंगे, मैसूर आप पढ़ते हैं, और मैसूर का जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक कौन है? हैदर अली। कौन है आपका? हैदर अली आप पढ़ेंगे मैसूर का वास्तविक संस्थापक। तो डिंडीगुल मैसूर में आप पढ़ेंगे, डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना ये किसकी सहायता से की थी? ये की थी आपके फ्रांसीसी की सहायता से। जो आपके फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना मैसूर में किस व्यक्ति के द्वारा की गई? हैदर अली के द्वारा की गई। इसे आप ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसियों की सहायता से मैसूर में किसने की थी? हैदर अली ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर आपका अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। इसमें से आप बताएं गोलकुंडा का शासक कौन था। ये चार ऑप्शन आपके सामने: अबुल हसन कुतुब शाह है, सिकंदर आदिल शाह है, अली आदिल शाह सेकंड है, या शाइस्ता खान है।
इनमें से आपको बताएंगे। औरंगजेब, मुगल वंश में आप पढ़ते हैं मुगल वंश का शासक कौन है, औरंगजेब। और शाहजहां के बाद में नया शासक कौन बनता है, औरंगजेब बनता है। जिंदा पीर किसे बोलते हैं, औरंगजेब को कहा जाता है। आप पढ़ते हैं संगीत पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। आप पढ़ते हैं दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत का जो ताजमहल वो किसे कहा जाता है, बीबी के मकबरे को कहा जाता है। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने आपका बनवाया था। ये सब क्वेश्चन औरंगजेब से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा है 1687 में गोलकुंडा का शासक कौन था, तो याद रखेंगे उस समय शासक कौन था, अबुल हसन कुतुब शाह। इसका नाम याद रखेंगे, कौन था शासक, अबुल हसन कुतुब शाह। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रतम विधि क्या है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तीव्रतम विधि कौन सी है, दहन, संवहन, चालन या विकिरण। इनमें से आप बताएंगे कौन सी विधि आपकी ऊष्मा की तीव्रतम विधि है। तो इसमें बताएं दहन, संवहन, चालन, विकिरण। तो इसमें आप याद रखेंगे तीव्रतम विधि किसे बोला जाता है, तीव्रतम विधि बोला जाता है आपका विकिरण को। किसको बोलते हैं, विकिरण को। नेक्स्ट, वनस्पति घी बनाया जाता है। वनस्पति घी किसके कारण बनाया जाता है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, तेलों के ऑक्सीकरण के द्वारा, तेलों के अपचयन के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से आप बताएंगे कि वनस्पति घी बनाने के लिए नीर में से आपका किसका प्रयोग करते हैं, तेलों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, तेलों के ऑक्सीकरण के द्वारा, तेलों के अपचयन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। तो आपने पढ़ा होगा जो तेल है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन के माध्यम से किसका निर्माण किया जाता है, वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। और तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किसकी उपस्थिति आपकी आवश्यकता, निकिल। किसकी उपस्थिति होती है, निकिल की उपस्थिति आपकी आवश्यक होती है। निकिल की उपस्थिति में तेलों का हाइड्रोजनीकरण आपका किया जाता है। क्लियर हो गया। तेलों का हाइड्रोजनीकरण किसके लिए, निकिल की उपस्थिति में किया जाता है। और उसके बाद में क्या बनता है, वनस्पति घी का हम निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस यंत्र की सहायता से एसी धारा को डीसी धारा में आपका परिवर्तित किया जाता है। बताएंगे सभी, धारा नियंत्रक, ट्रांसफार्मर, एम्पलीफायर या रेक्टिफायर। इनमें से आप बताएंगे एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करने का प्रयोग, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग करते हैं एसी धारा को डीसी धारा में चेंज करने के लिए। तो बताएंगे सभी, एसी धारा को डीसी धारा में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका रेक्टिफायर। क्या होगा इसका आंसर सही, रेक्टिफायर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है। तो जो आपकी खाद्य श्रृंखला है, तो इसमें मानव हो, पेड़ पौधे हो, मांसाहारी हो, आपके शाकाहारी हो, सब इसमें आते हैं खाद्य श्रृंखला में। तो ये किससे शुरू होती है, नाइट्रोजनीकरण, मतलब जो नाइट्रोजन स्थिरीकर आपके जीव हैं उनसे, प्रकाश संश्लेषण जीवों से, श्वसन से या विघटनकर्ता से। इसमें आप बताएंगे किससे आपकी शुरू होती है। बताएं सभी, कमेंट करके बताएं। तो आपको याद रखना है जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद में इसका उपभोग करेंगे अन्य, उसके बाद उनका उपभोग कोई और करेगा, और अंत में जाकर के जो विघटनकर्ता होते हैं यहाँ पे आपकी समाप्त हो जाती है। तो आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषी जीवों से आपकी शुरू होगी, प्रकाश संश्लेषी जीव, ठीक है। या आप कह सकते हैं जो आपके पेड़ पौधे उनसे शुरू होगी। और जो विघटनकर्ता होते हैं, जो आपके जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य या उनको पचाने का जो कार्य है वो आपका विघटनकर्ता के रूप में किया जाता है। तो इसमें आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, आपके विघटनकर्ता के रूप में बहुत सारे आपके बैक्टीरिया होते हैं उनके माध्यम से। तो खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है, प्रकाश संश्लेषी जीवों से, और विघटनकर्ता पे जाकर के आपके समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। इनमें आप बताएंगे सैन्य अभियान, भूराजस्व, हास परिहास या चित्रकला। बताएं टोडरमल। टोडरमल आप पढ़ते हैं जब अकबर का शासनकाल आप पढ़ते हैं, अकबर का शासनकाल आपने पढ़ा होगा। तो अकबर के शासनकाल की बात करें तो 1556 से और कब तक आपका 1605, 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल आपका रहता है। 1556 से और कब तक है, 1605। तो अकबर का जो दीवान था, अकबर का दीवान कौन था आपका, अकबर का दीवान था टोडरमल। तो टोडरमल ने, आपने एक पढ़ा भी होगा अकबर के समय में, एक आपने व्यवस्था पढ़ी होगी, आईने दहसाला व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है, आईने दहसाला व्यवस्था। तो आईने दहसाला व्यवस्था की जो आपकी शुरुआत है, आईने दहसाला व्यवस्था की शुरुआत ये 1580 में, किस वर्ष आपका, 1580 में
ये आपकी टोडरमल के सहयोग से किसने की थी? ये की थी आपके अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। आईने दहसाल व्यवस्था, तो भूमि से संबंधित आपकी एक व्यवस्था थी जिसमें 10 वर्ष का एक टैक्स निर्धारित कर दिया गया, तो इसे बोला जाता है आईने दहसाल व्यवस्था। 1580 में आपकी शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई? टोडरमल के माध्यम से, लेकिन शुरू किसने की थी? अकबर ने। तो अकबर के शासनकाल में जो टोडरमल है, टोडरमल का जो आपका इतिहास रहा है या इसमें वास्तव में जो इसने उपलब्धि हासिल की है वो आप याद रखेंगे किसमें? आपका भू राजस्व क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? आपका भू राजस्व क्षेत्र में। क्लियर हो जाएगा कौन सा क्षेत्र? आपका भू राजस्व क्षेत्र में इसने उपलब्धि आपकी हासिल की है। क्लियर हुआ? कौन सा क्षेत्र? आपका भू राजस्व क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, आप बताएंगे इसी में, पालीताना में, माउंट आबू में, सोनगिरी में, गिरनार में, बताएंगे। ये सब आपके पर्वतों के नाम दे रखे हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर आप बताएंगे कि कहाँ पर आपका स्थित है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर आप सब जानते हैं कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर आपका? ये राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में। और राजस्थान में आपको याद रखना है, राजस्थान में, ठीक है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो आप याद रखेंगे समांत विमल, ठीक है, समांत है आपका विमल शाह। कौन था आपका समांत? समांत का नाम था विमल शाह। विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, ये भी आप याद रखेंगे। तो आप याद रखें माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है साइलेंट वैली या शांत घाटी स्थित है। साइलेंट वैली आप सब जानते हैं, साइलेंट वैली कहाँ पर है? असम, अफ्रीका, केरल, आंध्र प्रदेश। तो साइलेंट वैली अगर बात करें यहाँ पे, साइलेंट वैली कहाँ पर? आपका केरल में स्थित है। साइलेंट वैली या शांत घाटी आप इसे बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी क्या है? फूलों की घाटी, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है फूलों की घाटी या फ्लावर वैली, तो फ्लावर वैली आप याद रखेंगे ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड में भी आप याद रखेंगे चमोली में, चमोली उत्तराखंड में स्थित है फ्लावर वैली या फूलों की घाटी। आपसे पूछा जाएगा सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली ये कहेंगे या सिलिकॉन घाटी, ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं जी आपका बंगलुरु को। किसको बोलते हैं? बंगलुरु को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आईसी चिप का निर्माण है वो बंगलुरु शहर में किया जाता है, इसलिए सिलिकॉन घाटी बेंगलोर है। फूलों की घाटी पूछे तो चमोली उत्तराखंड है। और साइलेंट वैली पूछे तो कहाँ पर? आपका केरल में। कहाँ पर है? केरल में। आपको पूछा जाएगा सबसे अधिक जैव विविधता, आपसे पूछे सबसे अधिक जैव विविधता भारत में किस क्षेत्र में आपकी मिलती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता भी आप याद रखेंगे, ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है साइलेंट वैली, केरल में आपकी सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, ऑप्शन आपके सामने, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि सुरक्षा क्रांति, बहुफसल क्रांति। इनमें से आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, हरित क्रांति। हरित क्रांति अगर आपसे पूछा जाए, हरित क्रांति पहले बात करते हैं हरित क्रांति शब्द। तो हरित क्रांति जो शब्द है ये किसने दिया था? ये दिया था आपका विलियम गॉड ने। किसने दिया? हरित क्रांति शब्द आपसे पूछा जाए किसने दिया था? विलियम गॉड, शब्द दिया विलियम गॉड ने। आपसे पूछा जाएगा विश्व में पिता कौन है हरित क्रांति के? विश्व में पिता, विश्व में पिता अगर आपसे पूछ रहा है, विश्व में इसके पिता नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में पिता कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ये आपके याद रखेंगे यूएसए के वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो अपने प्रयोग हैं वो आपके कौन से देश में किए थे? मैक्सिको में इन्होंने प्रयोग किए थे, नॉर्मन ई बोरलॉग ने। और गेहूं के बौनेपन का जो जीन है आपने पढ़ा होगा, नॉरिन 10 की खोज किसने की? नॉर्मन ई बोरलॉग। और इसी के माध्यम से फिर खाद्यान्न उत्पादन में आपकी वृद्धि हुई। विश्व में पिता आपने पढ़ लिया नॉर्मन ई बोरलॉग। अब आपसे पूछे भारत में कौन है पिता? भारत में हरित क्रांति के पिता, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के पिता हैं, या इनका पूरा नाम है मोनकेम्बो संबाशिवन स्वामीनाथन, ये इनका पूरा नाम है। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है तो आप याद रखेंगे 1967-68 में किसके द्वारा की गई थी? एमएस स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। और हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है 2 फसलों पर पड़ा है, एक कौन है? धान, और एक कौन है आपका? गेहूं। और सर्वाधिक प्रभाव वाले जो राज्य हैं, राज्य आप याद रखेंगे नंबर 1 कौन सा है? पंजाब।
पंजाब के बाद याद रखेंगे हरियाणा, और हरियाणा के बाद याद रखेंगे वेस्ट यूपी। तो इनका क्रम भी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हरित क्रांति का एक और अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसे बोलते हैं बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। क्या नाम देते हैं? बीज उर्वरक और क्या है आपका सिंचाई क्रांति। ये हरित क्रांति का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी। इनमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम आप याद रखेंगे कहाँ पे मिलता है। ये मिलता है आपका ललितपुर जिले में। कौन से जिले में मिलेगा? आपका ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश में आपका यूरेनियम मिलता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से आपका संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण। बताएंगे सभी, पढ़ रखा होगा आपने। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताएं सभी, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे कमेंट करके। क्योटो प्रोटोकॉल तो आप पढ़ते ही क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कि किससे संबंधित है। बताएं सभी। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल तो ये किससे संबंधित है? ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। और ग्रीन हाउस गैस में भी आपकी कौन कौन सी प्रमुख है? एक तो आप याद रखेंगे कौन सी आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक आप याद रखेंगे जी कौन सी प्रमुख? एक आपकी CH4 यानी कि मीथेन है। और एक आप याद रखेंगे N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये तीन प्रमुख गैस होती हैं जो ग्रीन हाउस में आपका योगदान रहता है, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस में आपका सबसे अधिक जो योगदान है वो कौन सी गैस का? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपका योगदान है। और उसके बाद तो यहाँ से पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जो आपका शहर है क्योटो, तो क्योटो जो आपका शहर है, जापान का एक शहर है क्योटो। तो यहाँ पे हमने 1997 में सम्मेलन किया। तो इस सम्मेलन में हमने क्या उद्देश्य रखा कि जो ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्सर्जन को क्या करना है? उनके उत्सर्जन को कम करना है। उनके उत्सर्जन को कम करना है। तो इस प्रोटोकॉल को हम किस नाम से जानते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो सम्मेलन आप याद रखेंगे 1997 में किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे लागू कब हुआ जी, ये लागू हुआ था, तो लागू आप याद रखेंगे लागू कब हुआ? लागू हुआ था 2005 में। तो दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। अगर क्योटो प्रोटोकॉल आपसे पूछे किस वर्ष हुआ? 1997, लेकिन लागू कब हुआ था आपका? 2005 में। क्लियर हुआ। और आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना है। ये आपका उद्देश्य था क्योटो प्रोटोकॉल का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला नगर कौन सा है? इनमें आप बताएंगे सर्वाधिक साक्षरता किस आपके शहर में मिलती है या किस जिले में आपके मिलती है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, इलाहाबाद, इटावा। बताएंगे सभी। सर्वाधिक साक्षरता तो आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे मिलेगी? गौतम बुद्ध नगर में। और आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला क्या है? न्यूनतम साक्षरता अगर आपसे पूछे तो आप आंसर याद रखेंगे श्रावस्ती। न्यूनतम साक्षरता आपकी कहाँ पर है? न्यूनतम साक्षरता आपकी श्रावस्ती में। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? सर्वाधिक साक्षरता आपकी गौतम बुद्ध नगर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीरे को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। इनमें से आप बताएं। अमीर ए को ही एक नया विभाग है, तो ये किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? अमीर ए को ही, जो अमीर को ही है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कृषि विभाग। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं कृषि विभाग। अमीर को ही या क्या बोलेंगे? कृषि विभाग। तो अमीर को ही या कृषि विभाग आपसे पूछा जाए इसकी जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई, तो इसे आप याद रखेंगे इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा राजस्व कर में वृद्धि की मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिर फसल बर्बाद हो गई, इस तरीके से ये पढ़ते हैं आप। दिल्ली से राजधानी हटा करके दौलताबाद स्थानांतरित की, ये आपने पढ़ा होगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपका किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन ये सारे कार्य आपके फेल रहे।
लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा अमीर कोही, या इसी को हम क्या बोलेंगे, कृषि विभाग। एक नया विभाग किस सुल्तान ने आपका, तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका विभाग बनाया था। क्लियर हुआ सभी का। आपसे पूछे जी, आपसे पूछे रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय किसने स्थापित किया, रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। आपसे पूछा जाएगा दीवाने खैरात, क्या है जी, दीवाने खैरात, दीवान ए क्या है आपका, खैरात, दीवाने खैरात, या कोष्टक में आप याद रखेंगे दान विभाग, दीवाने खैरात, या कोष्टक में लिख लेंगे दान विभाग। ये किसने स्थापित किया था, तो ये आप याद रखेंगे दीवाने खैरात किसने बनाया आपका, फिरोज शाह तुगलक ने, दीवाने खैरात। आपसे पूछेगा दारुल उल सफा, क्या है, दारुल उल सफा, दारुल उल सफा, या बोलेंगे इसे सिफा खाना, दारुल उल सफा या सिफा खाना, या राजकीय अस्पताल भी आप कह सकते हैं। ये भी किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। आपसे पूछेगा जी इसी में लोक निर्माण विभाग, क्या है, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर हो गया। लोक निर्माण विभाग फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा इसी में दीवाने रियासत, क्या है, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, क्या है आपका क्वेश्चन, दीवान ए रियासत। तो दीवान ए रियासत आपसे पूछा जाएगा, दीवान ए रियासत। ये आपसे पूछेगा बाजार विभाग, ये किसने स्थापित करवाया, ये स्थापित करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। एक आप याद रखेंगे दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत, या इसे बोलते हैं वित्त विभाग, ये किसने बनवाया, तो इन दो को आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। रोजगार कार्यालय, दीवाने खैरात, दारुल उल सफा, लोक निर्माण विभाग, ये सब किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। अमीर कोही आपसे पूछे कृषि विभाग किसने बनवाया आपका, ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, भारत की स्वतंत्रता के समय। चार ऑप्शन आपके सामने, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हेराल्ड मैकमिलन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आप बताएंगे कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताएंगे सभी कमेंट करके। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो आप पढ़ते हैं कौन था, चर्चिल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 1947 के समय, तो जब आपने पढ़ा होगा, आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो आपका कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और वहाँ पे एक नई सरकार बनी थी क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में। उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका पेश किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। तो आपने इसी में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर याद रखेंगे कौन था, क्लीमेंट एटली। कौन था आपका, क्लीमेंट एटली। ये भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जादूगोड़ा का संबंध है लोहा खनन से, अभ्रक खनन से, यूरेनियम खनन से, तांबा खनन से। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा आप बताएंगे किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा, ये जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा हो रहा है, जादूगोड़ा, ठीक है। जादूगोड़ा का संबंध है, तो जादूगोड़ा आपका किससे संबंधित है, यूरेनियम खनन से संबंधित है। यूरेनियम आपका यहाँ पे मिलता है। और जादूगोड़ा आप याद रखेंगे ये कौन से राज्य में स्थित है, ये राज्य आप याद रखें झारखंड राज्य में स्थित है। और नाम क्या है, जादूगोड़ा। और है किससे संबंधित है, आपका यूरेनियम खनन से संबंधित। किससे संबंधित है, यूरेनियम खनन से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मोस्ट टेस्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप लाइक वाला जो बटन है इसको जरूर प्रेस करेंगे सभी। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना, तो आप पढ़ते हैं नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, सतलज, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। आप बताएंगे नागार्जुन सागर परियोजना, बताएं सभी। नागार्जुन सागर परियोजना आप याद रखेंगे ये कौन से आपके नदी पर स्थित है। नदी आप याद रखेंगे कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी पर कौन से आपके राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। सतलज आपसे पूछा जाए सतलज नदी पर कौन सी परियोजना है। सतलज नदी पर आप पढ़ते हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। कौन सी है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना।
तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना आपसे पूछा जाए ये कौन सी नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, तो इसे आप याद रखेंगे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये कौन सी नदी पर, आपका सतलज नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। और आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मेन जो लोकेशन है इसकी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। इससे पहले पढ़ते थे आप हमेशा क्या है, पंजाब, लेकिन मेन लोकेशन कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। और आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा, आपका भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये सबसे बड़ी परियोजना है। नर्मदा नदी पर आप पढ़ते हैं, नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना ये आपकी कौन सी नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी पर आप पढ़ते हैं कौन से राज्य में स्थित है, राज्य आप याद रखेंगे गुजरात राज्य में स्थित है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना। कावेरी, कावेरी आप पढ़ते हैं कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है, कौन सा बांध है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। और कौन से राज्य में स्थित है, राज्य भी आप याद रखेंगे, राज्य का नाम क्या है, तमिलनाडु। क्लियर हो गया, राज्य का नाम आपका क्या है, तमिलनाडु। क्लियर हुआ, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर और कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। एक बार पुनः देख लें, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पूछे तो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। आपसे पूछे नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। आपसे पूछे सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर। मेट्टूर बांध परियोजना तमिलनाडु राज्य में, कौन सी नदी पर, आपका कावेरी नदी पर। आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ऊंचा बांध आप याद रखेंगे, बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध आप याद रखेंगे ये कौन से राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। और कौन सी नदी पर है, नदी भी आप याद रखेंगे भागीरथी नदी। कौन सी नदी है, भागीरथी नदी पर आपका स्थित है। और बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा भारत का क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा अगर आपसे पूछ रहा है सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध, इसकी लंबाई ज्यादा है, सबसे लंबा बांध आप याद रखेंगे, सबसे लंबा बांध आप याद रखेंगे कौन सा है, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। और कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो याद रखें सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में, सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर। और सबसे बड़ा पूछे, सबसे बड़ा पूछे तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्लियर हो गया, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आज का मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।